हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। हम आगे का वीडियो आपको समझाने वाले हैं। के वीडियो में इसमें हम जो हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स सेकंड, उसके आगे के बारे में हम बताने वाले हैं। पीछे हमने समझ लिया था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, एमरजेंट रे क्या होती है। यानी व्हेन ए वाइट लाइट passes थ्रू प्रिज्म, यानी जब एक सफ़ेद रंग का प्रकाश प्रिज्म से पास होता है तो क्या होता है, ये चीज़ हमने समझ ली थी। अब इसमें समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, कि वैन जब लाइट एंटर्स ऑब्लिकली, यानी जब प्रकाश ऑब्लिकली एंटर करता है, वैसे मैं लाइट में समझाया जाता था, स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑब्लिकली। मान लीजिए ये कोई सरफेस है तो ऑब्लिकली इस तरीके से, दोबारा सुन लीजिए, जैसे ये कोई सरफेस है ऑब्लिकली इस तरीके से, ठीक है। और स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट सीधे जाना। तो जब कोई लाइट ऑब्लिकली एंटर करती है फ्रॉम ए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, एंड और द एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड्स क्रिटिकल एज, क्या कह रहा है कि जब कोई हमारी लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से, ये आपने क्लास लैब में समझा होगा, डेंसर और रेयर मीडियम क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में प्रवेश करती है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड्स क्रिटिकल एज, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बढ़ जाता है, एंड क्रिटिकल एज, और जो क्रिटिकल एंगल है, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, और जब लाइट रिफ्लेक्ट किस में हो जाती है, डेंसर मीडियम में, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे समझिए कि देखिए वाटर दिया गया है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए ये हमारा वाटर है। वाटर जो है हमारा रेयर मीडियम की अपेक्षा में, कंपैरिजन में कैसा है, डेंसर है। तो डेंसर से जैसे ही एंटर होती है ये एयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेंसर मीडियम, और यहाँ लिख दिया रेयर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर नॉर्मल डालने पर एक एंगल बन रहा है, जिसे नाम दिया गया है थीटा। जिसे क्या नाम दिया गया है, थीटा। और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसे भी नाम क्या दिया गया है, थीटा 2। तो जो एंगल बन रहा है, अगर इसको हम देखें तो ये इंसिडेंट रे ऑब्लिकली डाली गई तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। किस में रिफ्रैक्ट हुई, मीडियम के चेंज होते ही। अब क्या कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल किसे कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब आपने रे ऑफ लाइट को डाला तो सरफेस पर आते ही जो नॉर्मल है, ये यहाँ पर एक एंगल का निर्माण किया। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। क्यों है क्रिटिकल एंगल, कि अगर ये जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ होगा, यहाँ लाइन आएगा, लेकिन ये पाथ है, यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर ये इसकी सरफेस जो है, इसकी सरफेस जो है इसके साथ मिलकर के इसने एक एंगल बनाया है, क्रिटिकल एंगल है ना। अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जब मान लीजिए कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, डेंसर मीडियम से, अभी डेंसर मीडियम से दोबारा डेंसर मीडियम की ओर, तो यहाँ पर ये इंटरनल यानी अंदर ही अंदर बना, अंदर ही रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको मैं इजी भाषा में कर देता हूँ साइंस की, कि देखिए हम एक सिंपल सी बात जानते हैं कि मीडियम चेंज होने पर जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, क्योंकि वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, तो वहाँ पर नॉर्मल डालने पर हम एंगल बनाते हैं, एंगल क्रिएट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि सपोज करो, इसने एक एक से बताया कि यहाँ से डेंसर से रेयर में गई, तो ये बता रहा है डेंसर से इसने इस सरफेस पर आकर चेंज किया। तो यहाँ क्या बता रहा है कि ये डेंसर मीडियम से गई तो टकरा करके अगर वो ऑब्लिकली वापस आ गई डेंसर की ओर ही, तो ये रिफ्रैक्शन जो हो अंदर ही हुआ है सरफेस के, है ना, यानी बाहर जा करके नहीं हुआ है, जैसे यहाँ से इस दिशा में जाकर नहीं हुआ, अंदर ही हुआ है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन यही कहलाता है। अब आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्या पढ़ना है बेटा अब हमें कि जो कंडीशन है नेसेसरी किसके लिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट को कैसे जाना होगा, ऑब्लिकली डेंसर से रेयर मीडियम की ओर। ठीक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल एंड द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी ये हमने एक सरफेस लिया और जो हमारा ऐसे जाने का इस तरीके से हुआ, यहाँ मैं नॉर्मल खींच देता हूँ, तो यहाँ जो बनने वाला एंगल है, यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है ना, शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल, यानी किस में बदल जाता है, क्रिटिकल एंगल बनाते हुए, लाइट रिफ्लेक्ट्स इन डेंसर मीडियम, और लाइट कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेंसर मीडियम में ही। ये नॉर्मल है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल क्या कहलाता है कि अगर उसको देखा जाए तो कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कैसे कि ये हमारा सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है, और यहाँ से हमने रे पास किया, ये हमारा रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ से रे पास किया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ बन रहा है एक एंगल और एक एंगल यहाँ बन रहा है, लेकिन अगर इसे हम गौर से देखें तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जो है 90 डिग्री का। तो यही क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कुछ समझ में आया? दोबारा बताते हैं कि बड़ा सा बनाते हैं। ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है बेटा, ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम रे ऑफ लाइट को पास करें तो अपने पास से बेंड हो गया, तो आप देख पाएंगे कि एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है ना। लेकिन एक एंगल अगर नॉर्मल और इस तरीके से देखेंगे या इस दिशा में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल एंगल छुपा हुआ है जिसे हम 90 डिग्री का बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब आता है रेनबो। रेनबो माने इंद्रधनुष। तो इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बताया था 7 बैंड ऑफ कलर। तो इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये नेचुरल प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, अपियरिंग इन द स्काई, जो कहाँ पर दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है, आफ्टर रेन शावर, बरसात होने के बाद, जो बरसात बौछारें पड़ती हैं उनके बाद धूप निकल आती है उस समय दिखाई देता है। रेनबो इज ऑब्जर्व, रेनबो को ऑब्जर्व किया जाता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। रेनबो को हम कब देख पाते हैं, जैसे यहाँ पर सूरज है और ये बरसात की बूंदे हैं, यहाँ से हम उसे देख सकते हैं, है ना, यहाँ से देख सकते हैं, यानी अपोजिट, ये कह रहा है जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द सन, यानी सन की रोशनी आ रही है, सावर हो रही है, बरसात की बूंदें पड़ रही है, दूसरी दिशा से देख रहे हैं हम। अगला है पॉइंट कि 3 फेनोमन, 3 घटना है विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो के फॉर्मेशन में, रेनबो के बनने में 3 घटनाएं मेन होती हैं। एक होता है बेटा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन आपको बताया था, वाइट लाइट का क्या हो जाना, क्या हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, यानी 7 जगह पर डिवाइड हो जाना, ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है बेटा रिफ्रैक्शन, यानी जो लाइट पड़ रही है उसका क्या हो जाना, रिफ्रैक्ट हो जाना। और तीसरा पॉइंट होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में अभी चेंज हो रहा था। तो ये चीज़ें हमारी समझने की है, ठीक है ना। 3 कंडीशंस होती हैं, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन तीनों की वजह से ये सारे काम होते हैं। सारे काम का मतलब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और समझते हैं कि सम वाटर ड्रॉप, कुछ पानी की बूंदें, मैं इधर हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है दिख जाए, सम वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ पानी की बूंदें रिमेन सस्पेंड इन एयर, यानी रह जाती हैं वायु में, छूट जाती हैं, आफ्टर रेन, बरसात के बाद। दीज ड्रॉपलेट्स यानी यही बूंदें बिहेव एज ग्लास, किसका काम करती हैं, ग्लास प्रिज्म का। मैं यहाँ पर एक बादल बना देता हूँ, बरसात में कुछ बूंदे, आपने देखा हो बरसात बूंदों का फुहारे जिसे बोलते हैं, इस तरीके से रह गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि किसका काम करती हैं, ग्लास प्रिज्म का काम करती हैं, क्योंकि वो आर पार दिखाई देती, ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसलिए।
तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसका काम करती है बेटा? ग्लास प्रिज्म का काम करती है। तो व्हेन लाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप, जब प्रकाश प्रवेश करता है, जब प्रकाश प्रकाश प्रवेश करता है किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में। इट फट इट फर्स्ट रिफ्रैक्ट्स, पहले ये रिफ्रैक्ट होता है, एंड डिस्पर्स, और फिर क्या होता है? वाइट लाइट के रूप में जो है वाइट लाइट वो डिस्पर्स हो जाती है। देन इट रिफ्लेक्ट इंटरली। अब यहाँ पर इंटरली का मतलब इंटरली इस तरीके से, इंटरली रिफ्रैक्ट अगेन, दोबारा से रिफ्रैक्ट होता है, एंड इट कम आउट ऑफ द ड्रॉप, और ये किससे आता है? बाहर, बरसात की बूंदों से। एज इट कम आउट ऑफ द ड्रॉप, ये बरसात की बूंदों से बाहर आता है, एंड हमारे पास 7 कलर्स रीच, और 7 रंग पहुंचते हैं द आई, आंखों में, ऑफ ऑब्जर्वर, देखने वाले की में, इन फॉर्म ऑफ रेनबो, किसके रूप में? रेनबो के रूप में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी इसको मैं एक चित्र से बनाने के लिए समझा देता हूँ आपको, चित्र से समझ लेते। देखिए समझा क्या रहा है, अभी जो हमने समझाया था, मैं इसका रेड कलर यूज़ करता हूँ तो दिखाई दे कि यहाँ पर ये जो सन है, सन से आने वाली जो रे है, और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही एंटर करता है तो रिफ्रैक्ट होकर के 7 बैंड कलर का हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि वापस रिफ्रैक्ट करेगा, वापस रिफ्रैक्ट करेगा। अब जो ऑब्जर्वर है, यानी जो इसे देख रहा है, वो 7 कलर को देख पाएगा, तो उसे क्या लगेगा कि ये क्या है? फॉर्मेशन रेनबो का, यानी क्या बन गया है? 7 रंगों का समूह स्पेक्ट्रम के रूप में, या कह सकते हैं 7 रंग दिखाई देंगे, जो क्या होंगे बेटा? रेनबो के फॉर्मेशन में। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी हम वातावरण में होने वाले रिफ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, समझते हैं, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर हैं, आप जानते हैं, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर है ना, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये हैं। तो द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर, रिफ्रैक्शन अलग अलग लेयर यानी परतों के द्वारा ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण में, इज कॉल्ड, कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन होना अलग अलग लेयर्स के द्वारा एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन होना ही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे पहला है अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। जैसे आग है, जैसे हम आग की लौ बना दें, ये लौ बना दी हमने आग की, तो जैसे आग की लौ है, उस आग की लौ यानी किसी भी आग के पीछे आपको वस्तु फ्लिकर होते हुए दिखाई देगी, यानी झिलमिलाती हुई दिखाई देगी। तो ये वो समझा रहा है कि आफ्टर अपेरेंट फ्लिकरिंग, यानी हल्का सा फ्लिकर करना, टिमटिमाना, हिलना डुलना, ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का, प्लेस्ड, रखी हुई, बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म वस्तु के पीछे या आग के। अगला है स्टार्स नियर द हॉरिजॉन। जो हॉरिजॉन जानते हो ना, क्षैतिज अवस्था, जैसे ये धरती है, यहाँ पर हम खड़े हैं, और इस धरती से दूर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमें धरती और आकाश, मैं आकाश बना देता हूँ, ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये जगह क्या कहलाती है? हॉरिजॉन कहलाती है, क्षैतिज जैसे बोलते हैं। तो स्टार्स नियर द हॉरिजॉन, यानी स्टार जो पास में हॉरिजॉन के अपीयर में दिखाई देते हैं, स्लाइटली हायर, थोड़ा ऊंचे, देन देयर एक्चुअल पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन से। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, या सूर्योदय जगह जल्दी दिखाई पड़ना, और डिलेड सनसेट का होना। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमका। आप देखो, टिमटिमाना, चमकना नहीं कह सकते, शाइनिंग होता है वो तो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। नोट एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु प्लेस्ड, रखी हुई, बिहाइंड द फायर, किसी भी आग या गर्म सरफेस के पीछे, एपीएस टू फ्लिकर, कैसी दिखाई देती है? हिलती हुई दिखाई देती है, मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है, फ्लिकर करती हुई दिखाई देती है। वैन वन, जब सीन थ्रू द एयर, जब हवा में होकर देखा जाता है। गर्मियों में देखा होगा, लू के मौसम में हमें चिलचिलाती हुई घाम में दिखाई देता है। अगला है
द एयर अबव हॉट सरफेस, जो हवा है गर्म सरफेस से बिकम्स हॉट, वो भी गर्म हो जाती है, एंड राइजेस, और ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि गर्म हवा होकर के हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई कूल एयर, और जो जगह है उसे घेर लिया जाता है ठंडी हवा के द्वारा, क्योंकि ठंडी हवा गर्म होकर भारी हो जाती है तो नीचे की ओर आती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गर्म हवा का, इज लेस देन, कम हो जाता है, ऑफ दैट ऑफ कूल एयर, ठंडी हवा की तुलना में। सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ मीडियम आर नॉट कॉन्स्टेंट, इसलिए फिजिकल कंडीशन, क्योंकि गर्म हवा का ऊपर उठना और ठंडी हवा का नीचे आना, तो इससे फिजिकल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से द लाइट अपीयर्स टू कम, प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से। समझ में आ गया होगा? ठीक है, मैं इसे सरल कर देता हूँ भाषा में, साइंस से, कि गर्म हवा, पहले ये ध्यान रखिए, हॉट एयर गर्म होकर के हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी एयर गर्म होकर वो ठंडी होकर के नीचे की ओर आती है, क्योंकि वो भारी हो जाती है। अब गर्म हवा क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर की ओर उठने से क्या होता है कि वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा स्थान घेरती है। अब उससे क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, कभी ठंडी हवा की वजह से, कभी गर्म हवा की वजह से, तो वहाँ से आने वाला जो प्रकाश है उससे जो कोई भी चीज़ रखी हुई है पीछे की ओर, उस एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि वहाँ से लाइट आता है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर, उस समय हमें वस्तु मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, ये चीज़ है। ये चीज़ है। अगला है बेटा, इट रिजल्ट, ये परिणाम देता है, ये परिणाम देता है इन फ्लक्चुएशन इन अपरेंट पोजीशन, फ्लक्चुएशन यानी हिलने डुलने का अपरेंट पोजीशन, निश्चित स्थिति में ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की। नोट, स्टार्स व्हेन सीन, जब तारों को देखा जाता है, जब तारों को देखते हैं, नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास, क्षैतिज अभी बताया था, यहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अपीयर स्लाइटली हायर, थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं, देन देयर एक्चुअल पोजीशन, अपनी वास्तविक स्थिति से। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आपको हमने समझा दिया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे ये हमारा इमेज है, यानी अगर हम स्टार की एक्चुअल पोजीशन देखें कहाँ पर है, तो वो यहाँ है, एक्चुअल पोजीशन में स्टार यहाँ है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन में यहाँ है नहीं, एक्चुअल पोजीशन में, यानी एपरेंट स्टार पोजीशन। ठीक है, यानी एपरेंट का मतलब लगभग स्टार की पोजीशन वहाँ है। ठीक है ना। अब क्या है कि जब रे पाथ, यानी जो रे पाथ का मतलब है जो स्टार से रोशनी आ रही है वो हमारी आंखों में आ रही है, लेकिन डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो ये एक से नहीं आ रही है, डिफरेंट, यहाँ पर अलग लेयर है, यहाँ पर अलग लेयर है, यहाँ पर अलग लेयर है, तो अलग अलग लेयर होने की वजह से ये सीधे नहीं आ रही है, बल्कि बीच बीच में अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए जा रही है। तो हमें ये स्टार जो है अपनी जगह से दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, पोजीशन इसकी दूसरी जगह दिखाई दे रही है। अब नीचे क्या लाइन दिखा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, यानी जैसे जैसे नीचे की ओर, हम इस एरो से समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज हो जाना, क्योंकि लेयर है, लेयरों की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार 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 बदलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिससे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पर दिखाई नहीं देगा, वो हमें स्टार दूसरी जगह दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।